नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई है कि एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर भारत के अंदर आने वाला है, जिसको कि भारत की राजधानी नई दिल्ली के बहुत ही नज़दीक बनाया जाएगा। साथ ही में गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया है कि कुल मिला के भारत के अंदर 2024 तक 9 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनको कि स्थापित किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्लोज टू दिल्ली अमंग द 9 न्यू वंस बाय 2024। ये वाला जो है बेसिकली स्टेटमेंट दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा टू दी राज्यसभा। यहां पर भी आप देख सकते हैं, इंडिया विल हैव 9 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2024। ये कवरेज करी गई है दी इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। बात करेंगे कि ये वाले जो 9 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इनको लेकर गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं। जो दिल्ली के पास आने वाला आपका नया न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये कहां आने वाला है, और साथ ही में चर्चा यह भी करी जाएगी कि व्हाट इज द रीजन कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा बड़ा पुश दे रही है आज के टाइम पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड एनीवेयर एल्स एज वेल। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का जो एनुअल प्राइस हाइक है वो शुरू हो चुका है। 9th को ऑलरेडी एक प्राइस हाइक हो चुका है। अगर आप लोग अभी भी नहीं ले रहे हैं तो 16th को एक और प्राइस हाइक होने वाला है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सब्सक्रिप्शन को जितना जल्दी हो सके परचेज कर लीजिए यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग माई पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन एंड 20 बुक्स विल बी डिलीवर्ड फ्रीली टू योर होम। इसमें आपके लिए कई सारे डेडिकेटेड बैचेस हैं जो कि शुरू करवाए जाएंगे 15 दिसंबर से 2022 के अभ्यर्थियों के लिए और 2023 के भी एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर अलग से बैच शुरू करवाया जा रहा है। साथ ही में मेरे द्वारा आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। एक डेडिकेटेड बैच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th of September विच इज विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर आप लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो वो भी आप पा सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। और ये स्कॉलरशिप 12 दिसंबर को होने वाला है एक स्पेशल टेस्ट, जिसमें कि ज्योग्राफी और साइंस एंड के क्वेश्चंस आपको मेरे द्वारा देखने को मिल जाएंगे। सो इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल भी ना भूलें। राइट, सो सबसे पहले एक ब्रीफ सा आइडिया मैं आप लोग को देना चाहता हूं रिगार्डिंग द न्यूक्लियर जेनेसिस ऑफ इंडिया। बेसिकली जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम है इंडिया में, ये हमने लॉन्च किया था अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बेसिकली होमी जे बाबा के नेतृत्व के तहत ही लॉन्च हो पाया था। और इनफैक्ट एशिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम भी है अप्सरा रिसर्च रिएक्टर, जो कि असल में मुंबई के अंदर लोकेटेड है। द डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व इन इंडिया इतना कम है जिसकी वजह से इंडिया बेसिकली यूरेनियम के इंपोर्ट्स को लेकर ही काफी डिपेंडेंट रहता है, और हम यूरेनियम के जो इंपोर्ट्स हैं वो अदर कंट्री से मंगवाते हैं सो दैट हमारी कंट्री के अंदर ये वाला फ्यूल अवेलेबल हो सके। और आपको बता दूं कि 1990s के टाइम से लेकर रशिया हैज बीन वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया, एंड दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि इंडिया और रशिया के जो संबंध हैं वो काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। नाउ कमिंग टू द लेटेस्ट अनाउंसमेंट, यहां पर गवर्नमेंट ने यह बताया है राज्यसभा को दैट द नेशन विल हैव 9 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2024। इसमें जो आपका नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनने वाले हैं, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर नॉर्थ इंडिया का भी आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि हरियाणा का एक शहर है गोरखपुर के नाम से। डू नॉट कंफ्यूज इट विद द सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, वो काफी दूर है। हरियाणा का एक शहर है गोरखपुर के नाम से, जो कि दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो आपके 9 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स आने वाले हैं प्लस 12 और आपके आने वाले हैं कुछ आने वाले टाइम में, ये बेसिकली पूरे के पूरे भारत के अंदर 9000 मेगावाट्स की जो क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी है उसको ऐड ऑन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं 9000 न्यूक्लियर मेगावाट, यानी कि इसको आसान भाषा में कहें तो 9 गीगावाट्स की एनर्जी आपकी जो है वो न्यूक्लियर पावर से आने वाली है आगे वाले टाइम में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि 5 न्यू साइट्स आर ऑल्सो बीइंग आइडेंटिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बिफोर वी मूव ऑन, हमको पहले बता दूं कि भारत में कौन से आपके जो साइट्स हैं जो कि फिलहाल ऑपरेट कर रही हैं। इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूं। ये देखिए, जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये पर्पल कलर के जो साइट्स हैं ये ऑपरेटिंग साइट्स हैं। ये कलपक्कम में है, देन कुदनकुलम में है, कैगा में है, तारापुर में है, काकरापर में है, राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद आपका नरोरा में देखने को मिल जाता है। उसके बाद कई सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि नई प्लान करी गई हैं, मिथीवर्दी, चुटका, भीमपुर, माही, बंसवाड़ा, गोरखपुर, देन वी हैव जैतापुर, वी हैव कोवादा, वी हैव कलपक्कम ऑल्सो। नाउ इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर साइट के अंदर कई सारे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर साइट के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होना एक पॉसिबल चीज है। आप देखेंगे इनफैक्ट अगले मैप में भी, अगर आप देखेंगे इन द नेक्स्ट मैप ओवर हियर, एज यू कैन सी, यहां पर देखिए कि यहां पर कहा जा रहा है कि जैसे जैतापुर में 2 आने वाले हैं, देन कैगा में जो है वो ऑलरेडी कुछ हैं, कुछ आने वाले हैं, कलपक्का में कुल मिला के 6 रिएक्टर्स हैं जो कि स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये भी आपको समझना जरूरी है कि अलग अलग जगहों पे आपको मल्टीपल रिएक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। खैर,
अगर आप बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के केस में रशिया और फ्रांस की तरफ से मिला है। और करते कराते आज के टाइम पे जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का योगदान है, दैट इज 6.8 गीगावाट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर जनरेशन कैपेसिटी, जो कि नेशन की जो टोटल हमारी जो है कैपेसिटी है, उसमें मात्र 2% का ही आपको योगदान देखने को मिलता है फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। वहीं बात करते हैं अगर कोल फायर्ड जनरेशन प्लांट्स की, तो दे मेक अप अराउंड 53% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड बेस। ठीक है, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि कोल फायर्ड का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो पिछले कुछ टाइम में काफी कम हो रहा है, बिकॉज वी आर क्विकली एंड रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स द क्लीनर जनरेशन एंड द न्यूक्लियर एंड द रिन्यूएबल पावर सोर्सेज। न्यूक्लियर पावर इंडिया के केस में आज के टाइम पे 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है इन इंडिया आफ्टर कोल, गैस, विंड पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। आज के टाइम पे इंडिया के पास लगभग 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अगेन ध्यान रखिए, साइट्स कम है लेकिन नंबर ऑफ रिएक्टर्स ज्यादा है, जिसमें कि आपको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 6780 मेगावाट, मैंने आपको बताया 6.8 गीगावाट के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। और आगे जाके हमारा प्लान क्या है कि हम लोग 9 गीगावाट की जो आपकी एडिशनल कैपेसिटी है उसको यहां पर एड ऑन करने वाले हैं। नाउ ये इतने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को बनाने का फायदा क्या है? देखिए, आज के टाइम पर जो हमारी कॉस्ट है पर यूनिट एनर्जी जनरेशन की, वो काफी बढ़ चुकी है। अगर आप देखेंगे, ये फाइनेंशियल ईयर 2009 में हमारी कॉस्ट लगभग 3.4 रुपीज के आसपास थी। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो हमारी कॉस्ट है, ये बढ़ते बढ़ाते ऑलमोस्ट 2 गुना होने वाली है, 6.1 के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं पर अगर आप देखें, इसकी तुलना में जो सोलर पार्क है, ठीक है, वहां पर आपको जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन देखने को मिलती है, दैट इज मेयरली ₹2.62 पर यूनिट। और यहां पर जो आपको एनर्जी जनरेशन की कॉस्ट देखने को मिलने वाली है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 रुपया पर यूनिट होने वाली, यानी कि डेफिनेटली एज कंपेयर टू जो हमारी कॉस्ट काफी बढ़ रही थी, वहां पर ये काफी कम हो जाती है। तो पहला फैक्टर तो ये है कि इकोनॉमिकली हमें काफी बड़ा फायदा होने वाला है अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ शिफ्ट करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करते हैं। दूसरा फैक्टर यहां पर यह भी है, आपने सुना होगा पिछले कुछ महीनों में भारत के अंदर जो कोल की प्रॉब्लम थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इनफैक्ट यहां पर जो एनर्जी क्राइसिस थी वो केवल भारत में ही नहीं, इवन चाइना में भी आपको देखने को मिली थी, जिसके चलते इंडिया जा पहुंचा था रशिया के पास कि हमें कोल चाहिए, सो दैट हम लोग यहां पे अपनी प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकें। साथ ही में इंडिया की कुछ कमिटमेंट्स भी हैं जो कि हमने ग्लासगो की समिट में करी हैं। जो हाल ही में क्लाइमेट की समिट हुई है, ग्लासगो समिट, उसमें जो हमने कमिटमेंट्स करी हैं, तो उसके चलते इंडिया अगर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ाएगा तो हम हमारे किए गए जो वादे हैं COP26 के, उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप देखें कि जो हमने यहां पर प्लेजेस किए हैं, जो प्लेजेस यहां पर हैं, वो अगर हम लोग फॉलो करते हैं तभी जाकर के हम लोग 2030 में हमारे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। अगर हम लोग वो नहीं करते हैं, उस केस में हम इन टारगेट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये कुछ बड़े कारण हैं, एक इकोनॉमी का कारण है और एक एनवायरमेंट का कारण है, जिसकी वजह से हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के हमारे प्रोजेक्ट्स को इतना बढ़ावा यहां पर दे रहे हैं। बिफोर आई एंड द क्लास, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग कि इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम है, ये बेसिकली आपको 3 भागों में देखने को मिलता है। द 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, जिसको फॉर्मुलेट किया गया था अगेन बाय डॉक्टर होमी बाबा इन द 1950s। ये जो 3 स्टेज प्रोग्राम है, वेरी ब्रीफली आई विल टेल यू कि फर्स्ट स्टेज में आपको देखने को मिलता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का रिएक्टर, और इसमें हम लोग नेचुरल यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, हैवी वाटर को मॉडरेटर की तरह और कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड स्टेज के जो आपके रिएक्टर्स होते हैं, इनको पॉपुलरली कहा जाता है फास्ट ब्रीडर के रिएक्टर्स, समझ आई। और ये जो आपके FBRs होते हैं, इसमें बेसिकली आप लोग प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको इसी पर्टिकुलर स्टेज में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। हालांकि इंडिया अभी केवल पहली स्टेज को ही परफेक्ट कर पाया है, सेकंड स्टेज को लेकर हमारे जो उपयोग हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो अभी भी जारी हैं। और थर्ड स्टेज जो कि सबसे ज्यादा कामयाब मानी जाती है, उसमें बेसिकली आप लोग यूरेनियम 233 जो कि एक यूरेनियम का ही आइसोटोप है, और साथ में थोरियम के भी आप जो है एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। हालांकि वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल है। तो इंडिया जो है वो अभी केवल आपको यहीं तक देखने को मिलता है। आपको इंडिया में सेकंड स्टेज के सक्सेसफुल रिएक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। इंडिया में जो आगे जाके हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्लान्स हैं, वो बेसिकली ये बताते हैं कि आगे जाके हम लोग VVER टाइप के जो आपके रिएक्टर्स हैं उनको डेवलप करने वाले हैं, जो कि एक तरीके से प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स ही हैं, लेकिन उनके रशियन वर्जन हैं जिनको कि इंडिया अभी तक परफेक्ट नहीं कर पाया है। और इसमें हम आगे जाके एक नया फ्यूल भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका नाम है MOX फ्यूल, जिसको कि मिक्स्ड ऑक्साइड कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि हम लोग आगे जाके प्लूटोनियम और यूरेनियम का जो मिक्स्ड ऑक्साइड का फ्यूल है उसका
उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तब जाकर हम लोग इस VVER टाइप के रिएक्टर को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर लेंगे एंड देन वी कैन easily move into the second stage, और once the second stage is done then हम लोग जो है थर्ड स्टेज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये थी कहानी रिगार्डिंग दी न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि कंट्री के अंदर आने वाले हैं। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।